नमस्कार, मेरा नाम है संदीप साहनी और आपका बहुत बहुत स्वागत है समरी फॉर यू चैनल पे। तो आज की बुक समरी है मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल, जिसे लिखा है कार्ल जंग ने। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड, बेचैन और अनमोटिवेटेड हो गए हैं जितना पहले कभी नहीं थे। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को खुद को और सोसाइटी को समझने में परेशानी हो रही है। मगर आज की इस बुक समरी के जरिए कार्ल जंग ने अपने साइकेट्रिस्ट के तौर पर हुए एक्सपीरियंस को लोगों को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें आप जानेंगे कि आपको अपने कॉन्शियसनेस को कैसे सुधारना चाहिए और अपने अनकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। खुद को समझना सुकून में रहने की पहली सीढ़ी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी मॉडर्न मैन एंड सर्च ऑफ अ सोल। मॉडर्न लोग इंसानों के आत्मा के बारे में बताई गई धार्मिक बातों से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इस मामले में साइंटिस्ट भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इसीलिए फिलोसोफर्स और साइकोलॉजिस्ट को इंसान की आत्मा को समझने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस बुक में कार्ल जंग में आत्मा को स्टडी करने की कोशिश करने के बारे में बताया है। उन्होंने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करके जो बातें जानी हैं उसके बेसिस पर 6 ऐसे लिखे हैं। कार्ल जंग ने कई जगहों पर सफ़र भी किया था और माइंड को समझने के लिए अलग अलग नज़रिए भी इकट्ठा किए। इस समरी में आप अनकॉन्शियस माइंड और सपनों पर होने वाले उसके असर के बारे में जानेंगे। कार्ल जंग के हिसाब से आपकी आत्मा का ये हिस्सा यूनिक नहीं है और सभी इंसानों में एक जैसा ही होता है। आप इंसानों में पाए जाने वाले अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी और हमारी ज़िंदगी की साइकिक यानी मानसिक स्टेजेस के बारे में जानेंगे। ये हमारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स की वजह के बारे में भी बताएगी। जिंदगी के सबसे बड़े राज अक्सर हमारे माइंड के अंदर ही मिल जाती है, पर कार्ल जंग का नज़रिया आपकी आत्मा के राज पर रोशनी डालता है। खुद को पहचानने के सफ़र को शुरू करने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल करें। इसमें आप जो लेसन सीखेंगे वो आपके स्पिरिचुअल वेल बीइंग को बहुत इम्प्रूव करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की इस पहले चैप्टर से, ड्रीम एनालिसिस एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अनकॉन्शियस हिस्सा आपके माइंड का एक जरूरी हिस्सा होता है। ये आपकी सोच में एक जरूरी रोल निभाता है और मेंटल हेल्थ का अच्छा इंडिकेटर भी होता है। सपने देखना वो तरीका है जिसके जरिए अनकॉन्शियस हिस्सा अपने बारे में बताता है या खुद को एक्सप्रेस करता है। इसलिए कार्ल के हिसाब से किसी इंसान की मेंटल कंडीशन को समझने के लिए उसके सपनों को समझना जरूरी है। कार्ल जंग के पास एक बार एक पेशेंट आया था जिसे पहाड़ों पर जाने की वजह से होने वाली प्रॉब्लम हो रही थी। हालांकि वह कम ऊंचाई वाले इलाके में रहता था और उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। इससे साफ था कि उस आदमी की दिक्कत साइकोलॉजिकल थी। वो हर रोज 2 सपने देखता था। पहले में वो खुद को उस गांव में देखता था जहां पर वो बड़ा हुआ था। कुछ लड़कों का एक ग्रुप उसकी तरफ इशारा करके बोलते थे कि आमतौर पर वो शहर में नहीं रहता है। उसका सपना उसके पास्ट यानी कि अतीत से जुड़ा हुआ था। भले ही अब उसके पास सब कुछ था, पर वो एक गरीब परिवार से आया था। दूसरे सपने में वो पेशेंट खुद को एक सफ़र पर जाते हुए देखता था। वो अपना बैग पैक करता था और ट्रेन स्टेशन पर जाता था, और आधे रास्ते पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ था कि वो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भूल गया है। इसलिए वो जल्दी जल्दी घर जाता और फिर उसे और भी ज़्यादा तेज़ी में ट्रेन स्टेशन वापस आना पड़ता था। जब तक वो वहाँ पहुँचता था तब तक ट्रेन वहाँ से रवाना हो रही होती थी। वो आदमी ट्रेन नहीं पकड़ पाता था, पर जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ती थी वो देखता था कि ट्रेन एक मोड़ की तरफ आगे बढ़ रही है। उसे साफ साफ दिख रहा होता था कि वो बहुत तेज़ चल रही है। वो ट्रेन को रोकने के लिए चिल्लाता था, पर वो जल्दी से मुड़ जाती थी। फिर वो ट्रेन लड़खड़ाने लगती थी और पटरी से नीचे उतर जाती थी। ये सपना उस पेशेंट के लिए एक वार्निंग की तरह था। वो एक बिजनेसमैन था जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेस हासिल कर ली थी। ये सपना एक वार्निंग था। वो अपने करियर के पीक पर पहुंच चुका था और उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। पुराने तरीके से काम करते रहना उसकी ज़िंदगी को पटरी से नीचे उतार सकता था, बिल्कुल उस ट्रेन की तरह। आपके कॉन्शियस माइंड को आपकी ज़िंदगी के असली हालात को मानना
बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। वो बस सक्सेस और खुशी चाहता है। हम अनकॉन्शियस माइंड आपके गोल्स और वैल्यूज के बारे में चिंता नहीं करता है। वो हमेशा सच बोलता है। इसलिए सपनों को साइकोलॉजिकल फैक्ट से जुड़ी बातों की तरह माना जा सकता है। इससे कार्ल को एहसास हुआ कि पहाड़ पर होने वाली प्रॉब्लम उस पेशेंट को ये बताना चाहती थी कि उसे और ऊपर चढ़ना बंद कर देना चाहिए। वो अभी जितना सक्सेसफुल है उसे वहीं रुक जाना चाहिए। हालांकि उस पेशेंट को कार्ल की सच्चाई बहुत अच्छी नहीं लगी। उसने उनकी एडवाइस को नज़रअंदाज कर दिया और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता रहा। पर धीरे धीरे उस आदमी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। लेकिन हर सपने को ऊपर बताए गए सपने की तरह आसानी से नहीं समझा जा सकता है। आमतौर पर एक साइकोलॉजिस्ट सिर्फ थ्योरीज के जरिए किसी सपने के मतलब को नहीं समझ सकते हैं। पेशेंट ही वो इंसान होता है जिसे उसे आखिर में समझना होगा। यह सबसे जरूरी तब होता है जब सपने बहुत रहस्यमयी हो और क्लियर ना हो। दूसरा जरूरी पॉइंट ये है कि हमें बिना मतलब के कनेक्शन बनाना अवॉइड करना चाहिए। सपने का हर एक डिटेल्स जरूरी होता है। अगर कोई अपने सपने में पढ़ने वाली टेबल देखता है तो उसका भी एक मतलब होता है। ये डाइनिंग टेबल देखने से अलग होता है। हम सभी टेबल को एक जैसा नहीं मान सकते हैं और सपने में उन सभी के आने का एक ही मतलब नहीं समझ सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी चीज़ को सपने में देखने का कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है तो पेशेंट को इसके मतलब को समझने के लिए मजबूर करना चाहिए। चीज़ों को और उनकी हिस्ट्री को जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। नेचुरली सपनों को समझने का ये तरीका गलत भी हो सकता है। हालांकि जब लगातार कई सपनों को एनालिसिस किया जाता है तब ये गलतियाँ कम हो जाती है। जो गलतियाँ आप पहले सपने को समझते वक्त करेंगे वो आपको दूसरे या तीसरे सपने को समझने के समय पता चल जाएगी। इसलिए हर किसी को सपनों को रिकॉर्ड करने वाला एक जर्नल रखना चाहिए। अनकॉन्शियस माइंड ज़्यादा ईमानदार होता है पर हमें कॉन्शियस माइंड को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर आप अपने सपनों को समझने में होने वाली गलतियों को कॉन्शियस वैल्यूज के इस्तेमाल से खत्म कर सकते हैं। जैसे एक यंग आदमी ने सपने में अपने पिता को कार चलाते हुए देखा। उसके पिता बहुत बुरी तरह से गाड़ी चला रहे थे, छोटी जगहों पर गाड़ी को घुमा रहे थे और फिर आगे जाकर उनकी दीवार से टक्कर हो गई। वो यंग आदमी कार की तरफ गया और उसने देखा कि उसके पिता ने बहुत शराब पी हुई थी। इस सपने को देखने वाला शख्स यानी कि ड्रीमर जिम्मेदारी से शराब पीने वाला आदमी था और उसे कार्स बहुत पसंद थी। उसकी गाड़ी पर हल्की सी खरोंच लगने पर भी वो परेशान हो जाता था। उस यंग आदमी ने यह भी बताया कि उसके पिता भी उतने ही डिसिप्लिन थे और वो कभी भी इस तरह गाड़ी नहीं चलाएंगे। हम इस सपने को एनालाइज करके देख सकते हैं। इसमें उसके पिता को ठीक से नहीं दिखाया गया है। ये बताता है कि सपने देखने वाले का उसके पिता के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है और वो उनकी इज्जत नहीं करता है। हालांकि उस यंग आदमी का साफ साफ कहना है कि वो उनकी इज्जत करता है और अपने पिता से बहुत प्यार भी करता है। जब हम इन दोनों बातों को एक साथ मिलाते हैं तो सपने का मतलब साफ हो जाता है। वो यंग आदमी अभी भी अपने पिता के साथ रहता था। वो अपने पिता के पैसों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। उसके पिता हमेशा अपने बेटे के अचीवमेंट पर भारी पड़ते थे या उससे एक कदम आगे रहते थे। अनकॉन्शियसली यानी कि अनजाने में वो यंग आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहता था। इसलिए वो सपना उसके पिता को एक गैर जिम्मेदार शराबी की तरह दिखाकर और उसे ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा था। उस यंग आदमी ने इस बात को समझ लिया। उसने और कार्ल जंग ने सक्सेसफुली उसके केस को सॉल्व कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सही मतलब समझने के लिए कॉन्शियस फैक्ट्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट चैप्टर है अ साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टाइप्स। इंसान की बॉडी एक फिक्स्ड फॉर्म होता है। हम इसे देख सकते हैं और इसके फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। यही रूल माइंड पर भी अप्लाई होता है। कार्ल जंग आपके माइंड के फॉर्म को आपका कैरेक्टर बताते हैं। बॉडी का एनालिसिस करके बीमारियों या दूसरे फिजिकल डैमेज का पता लगाया जा सकता है। ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स को ढूंढने के लिए कैरेक्टर को स्टडी किया जा सकता है। कार्ल के हिसाब से कॉम्प्लेक्स माइंड के वो हिस्से होते हैं जिनके बारे में आपके मन को पता नहीं होता है।
एक कॉम्प्लेक्स को आपके माइंड के अंदर हो रहे जंग की तरह बताया जा सकता है। ये आपकी थिंकिंग पर वैसा ही असर करता है जैसा कि एक जंग यानी कि युद्ध से होता है। कॉम्प्लेक्स शॉक, दर्द और नर्वस होने जैसे इमोशंस को महसूस करवा सकता है। एक कॉम्प्लेक्स तब आता है जब आपका माइंड किसी सिचुएशन में ढल नहीं पाता है। इसलिए हम माइंड की सीमा को उसके कॉम्प्लेक्स के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। अपनी मेंटल एबिलिटीज़ की बाउंड्री का पता लगाने से आपको अपने कैरेक्टर को समझने में मदद मिलती है। हालांकि इस बताए गए तरीके में हमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स को पहचानने और समझने की ज़रूरत होती है, जो कि मुमकिन नहीं है। इसके बजाय लोगों को अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से रखना ज़्यादा लॉजिकल तरीका है। कॉम्प्लेक्स मेंटल चैलेंजेस होते हैं। अलग अलग तरह के चैलेंजेस आने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके हिसाब से शायद हम पर्सनैलिटी के टाइप का पता लगा सकते हैं। आइए 5 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक छोटी नदी की तरफ बढ़ रहे हैं जिस पर कोई ब्रिज नहीं है। पहला इंसान उस नदी के ऊपर से कूद जाता है क्योंकि उसे ऐसा करने में मज़ा आता है। दूसरा भी उस पर से छलांग लगा लेता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी और उसे घर जाना था। तीसरा इंसान नदी के ऊपर से कूद जाता है क्योंकि उसे चैलेंजेस पसंद है और उसे उनका सामना करने में मज़ा आता है। उस ग्रुप का चौथा मेंबर तय करता है कि वो वहाँ से नहीं कूदेगा। उसे फालतू की चीज़ों पर एनर्जी बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पांचवा इंसान भी तय करता है कि वो पानी के ऊपर से छलांग नहीं लगाएगा क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऊपर बताए गए केस में 3 मेंबर्स ने तुरंत एक्शन लिया, वहीं 2 पीछे हट गए। इससे ऐसा लग सकता है कि पहले 3 लोग लापरवाह थे और बाकी के दोनों बहुत सोच समझकर काम करने वाले लोगों में से थे। पर क्या उन दोनों ने छलांग लगाना इसलिए अवॉइड किया था क्योंकि उन्होंने रैशनली सोचा था, यानी सोच समझकर ऐसा किया था? उनकी हिचकिचाहट के पीछे कोई दूसरी वजह भी तो हो सकती है। दूसरों के तुरंत एक्शन लेने का मतलब यह नहीं है कि वो सोचते नहीं होंगे। इसके बजाय ये बताया गया एग्जाम्पल इंसान के 2 सेंट्रल एटीट्यूड को दिखाता है। कुछ लोग चैलेंजेस का जवाब तुरंत और कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं, इसे एक्सट्रोवर्जन कहा जाता है। वहीं बाकी लोग शुरू में पीछे हट जाते हैं और प्रॉब्लम में उलझने से मना कर देते हैं, इसे इंट्रोवर्जन कहा जाता है। हालांकि इंसान के पूरे बिहेवियर को समझने के लिए सिर्फ ये 2 एटीट्यूड काफ़ी नहीं है। इंसान में और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिन्हें फंक्शन कहा जाता है। ये वो तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल हम परेशानियों को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। जब हम किसी चैलेंज का सामना करते हैं तब हम उनका जवाब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन का इस्तेमाल करके देते हैं। पर कभी कभी हम इस तरह का बिहेवियर भी कर सकते हैं जो हमारी कमजोरियों को बाहर ले आता है। सबसे पहले थिंकिंग और फीलिंग को फंक्शन मान लेते हैं। कुछ लोग कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते हैं। वो किसी भी चीज़ से ज़्यादा लॉजिक पर भरोसा करते हैं। ये वो होते हैं जो अपने इंस्टिंक्ट यानी कि मन की आवाज़ के हिसाब से फैसला लेते हैं। इनके फैसले में इमोशनल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। पर याद रखें कि फीलिंग्स सेंसिंग यानी कि कुछ सेंस करना या इंट्यूशन के जैसा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट इतने अलग हैं कि इन्हें अलग अलग फंक्शन की तरह समझना चाहिए। सेंसेशन तब होता है जब आपको ऑब्जर्वेशन या खुद देखी हुई चीज़ों के हिसाब से फीलिंग्स आती है। इसका मतलब होता है कि आप अपनी आंखों से देखी हुई और कानों से सुनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके फैसला लेते हैं। इंट्यूशन इससे भी अलग होता है। इंट्यूटिव फीलिंग्स की जो सच्चाई आपने देखी है उससे भी आगे जाती है। इन फंक्शंस को अलग अलग माना जा सकता है क्योंकि ये एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। जैसे थिंकिंग यानी कि सोचना हमेशा फीलिंग की कीमत पर हो पाता है। सेंसेशन के हिसाब से फैसला लेने का मतलब है इंट्यूशन को छोटा दर्जा देना। कुछ लोग इस बात पर सवाल कर सकते हैं कि हम सिर्फ 4 फंक्शन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। हो सकता है कि और भी फंक्शन हो, पर पहले बताए गए फंक्शन माइंड के सभी ऑपरेशन को पूरी तरह दिखाते हैं। सेंसेशन माइंड को हमारे आसपास की सच्चाई का नेचर बताता है। थिंकिंग आपके सेंसेस के मतलब को समझने में आपकी मदद करता है। फीलिंग हर एक सेंसेशन के वैल्यू को बाकियों से कंपेयर करती है और इंट्यूशन हमें दिखाता है कि हमारे सेंसेशन के नीचे क्या छिपा हुआ है।
इसलिए हम एक पर्सनैलिटी को इस तरीके से समझ सकते हैं। पहले पहचानें कि उस इंसान का एटीट्यूड इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। ये सेंसेशन, इंट्यूशन, थिंकिंग और फीलिंग की ताकत को समझने की कोशिश करें। वो इन 4 फंक्शंस को कैसे प्रायोरिटी देते हैं, इसके हिसाब से उस इंसान के कैरेक्टर का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है द स्टेजेस ऑफ लाइफ। जो चीज़ इंसानों को जानवरों से अलग बनाता है, उन सब में ज़रूरी फीचर्स में से एक ये है कि हमारी ज़िंदगी में दिक्कतें आती है। इसका मतलब है कि भूख लगना या घर की ज़रूरत होने जैसी बातें कोई मामूली बातें नहीं हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम वो चीज़ें होती हैं जिनका एक से ज़्यादा जवाब होता है। ये वो चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना हम हमारे लाइफ स्टाइल और आइडेंटिटी को लेकर करते हैं। अभी अभी हाल ही में पैदा हुए बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब तक वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहेगा, तब तक वो बेपरवाह होकर रह सकता है। प्रॉब्लम हमारी कॉन्शियसनेस की वजह से आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चे ने अभी अपनी साइकिक लाइफ शुरू नहीं की है। कॉन्शियसनेस सही ढंग से प्यूबर्टी के दौरान आती है। फिजिकल चेंजेस का माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा नए नए डेवलप हुए सेक्सुअल फीलिंग की वजह से प्रॉब्लम आती है। प्यूबर्टी यानी कि यौवन आने से पहले हम एक फिक्स बिहेवियर के हिसाब से जीते थे। हम कभी फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। कभी कभी बच्चों को उनके बिहेवियर के हिसाब से एक्शन लेने से रोका जाता है और तब भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो या तो उस रोक को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उसे नहीं मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जिंदगी की असल प्रॉब्लम बड़े होने के बाद ही आती है। इसलिए ज़िंदगी का पहला स्टेज जिसके बारे में हम जानेंगे वो है प्यूबर्टी यानी कि युवा अवस्था का आरंभ, और मिडिल लाइफ के बीच का पीरियड जिसका मतलब है करीब 14 से 40 साल के बीच की उम्र। दिक्कतें बड़े होने के बाद आती है, यानी जब बचपन अचानक से खत्म हो जाता है। फिर आपको पहले जितनी आज़ादी नहीं मिलती है। आपको अपने प्रोफेशनल करियर के लिए तैयारी करनी होती है और अपनी ज़रूरतों की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। खुद को बचपन से जवानी में ढालना बहुत मुश्किल होता है, पर तब क्या जब किसी ने बहुत अच्छे से तैयारी की हो और अपने प्रोफेशनल में आसानी से ट्रांसफ़र कर पाए। क्या इसका मतलब ये होता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बेफिक्र रहने वाले लोग भी उन प्रॉब्लम से दूर नहीं रह सकते हैं जो सेक्सुअल चीज़ों की वजह से होती है। साथ ही जवानी में सेंसिटिव लोग खुद को दूसरों से नीचा महसूस करते हैं, और जवानी में होने वाली सारी प्रॉब्लम्स में से एक चीज़ कॉमन होती है। बचपन में लौटने की इच्छा की तरह जाना जाता है। यंग लोग चाहते हैं कि अगर उन्हें कुछ ना करने का मन करे तो वो कुछ भी नहीं करें। वे अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करके इसके बजाय अपनी मर्जी से खुद को आराम देने वाला काम करना चाहते हैं। सोसाइटी जवान होने के प्रोसेस को और भी ज़्यादा स्लो कर देती है। सोसाइटी पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा अचीवमेंट्स की कदर करती है। इसलिए लोग अपने बचपन की पर्सनैलिटी के हिस्सों को धीरे धीरे खोकर जवानी में ढल जाते हैं। हम सभी एक ऐसे ब्राइट और एनर्जी से भरे बच्चे को जरूर जानते होंगे जो बड़ा होकर एक बोरिंग एडल्ट बन गया है। जवानी के खत्म होने तक हम सभी ने सक्सेसफुली अपना सोशल पोजीशन बना लिया होता है। लोग करीब 35 साल की उम्र में आखिरकार खुद को लेकर कंफर्टेबल फील करते हैं। यह मॉडल और प्रिंसिपल का एक फिक्स सेट बना लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। पर 40 की उम्र की तरफ बढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि कुछ बदल रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि इस वक्त मेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, जिन्हें न्यूरोटिक डिफ़िकल्टीज कहा जाता है। आमतौर पर 40 की उम्र के बाद आदमियों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आंकड़े बताते हैं कि उन सालों के दौरान पर्सनैलिटी बदलती है। यह जिंदगी के नए स्टेज को दिखाता है। लोग अपनी मिड लाइफ के दौरान अपने कैरेक्टर में धीरे धीरे होने वाले बदलाव को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ आदतें जो जवानी के दौरान छूट गई होती है वो वापस आने लगती है। मिड लाइफ में होने वाली न्यूरोटिक प्रॉब्लम जवानी को ना छोड़ पाने की वजह से होती है। आपकी ज़िंदगी का पहला हिस्सा ग्रोइंग पीरियड कहलाता है। इसमें आप अपने पैसे को बढ़ाते हैं, एक परिवार शुरू करते हैं और नॉलेज इकट्ठा करते हैं। पर दूसरे आधे हिस्से में ऐसा करना नामुमकिन है। वहाँ आपने उस समय तक जो कुछ भी इकट्ठा किया होता है उसे खोना शुरू कर देते हैं।
आपको अपनी जवानी के दौरान कभी भी खुद पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। खुद पर दिया जाने वाला कोई भी ध्यान सिर्फ स्किल्स को सीखने या डेवलप करने के लिए होनी चाहिए। पर बुढ़ापे के दौरान ये प्रिंसिपल उल्टा हो जाता है। उस वक्त आपके पास खुद पर स्पेशल ध्यान देने की ड्यूटी होती है। वहीं यंग लोगों का काम दूसरों की मदद करना है। पुराने ज़माने में जब लोग बूढ़े हो जाते थे तब उन्हें एक अलग काम सौंप दिया जाता था। शिकार करके या खाना बनाने के बजाय वो अपनी राय देते थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग लॉ और कल्चर को बचा कर रखते थे। इसके अलावा मिड लाइफ के स्टेज में ढलने में धर्म भी मदद करता था। जवानी के दौरान आपके पास फ्यूचर के लिए गोल्स होते हैं, पर जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हैं तब सारे रास्ते मौत की तरफ जाते हुए दिखने लगते हैं। और धर्म मौत के बाद भी एक जिंदगी होने का दावा करता है। इसलिए ये आफ्टर लाइफ लोगों को बुढ़ापे के सालों में जीने की वजह देता है। मिड लाइफ के खत्म होने के बाद आप बुढ़ापे में पहुंचते हैं। इस पॉइंट पर आप खुद के लिए नहीं कमा सकते। आप एक बार फिर से दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये स्टेज दूसरे बचपन की तरह होता है जब आपको कोई भी कॉन्शियस प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर है आर्किक मैन यानी कि प्राचीन व्यक्ति। मॉडर्न सिविलाइज्ड इंसान के बारे में कुछ भी पॉजिटिव बोलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें ठीक से जज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी प्रेजेंट में जीते हैं। इसलिए हम सभी के पास एक दूसरे के जैसा ही गलत नज़रिया होता है। आर्किक का मतलब होता है असली या प्राचीन। मॉडर्न सोसाइटी और प्राचीन इंसानों के बीच हजारों साल का गैप है, इसलिए हम उनकी साइकोलॉजिकल दुनिया को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। हमारे नज़रिए के हिसाब से प्राचीन सोसाइटी को प्री लॉजिकल कहा जाता है, पर अगर प्री लॉजिकल सोसाइटी बहुत सालों पहले हुआ करती थी तो हम उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। शुक्र है कि आज भी कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो हमारे पुराने पूर्वजों की तरह रहते हैं। शायद नेटिव अमेरिकन्स और सहारा और अमेज़न के आदिवासी प्राचीन इंसानों को बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। हम में और प्राचीन आदमियों में सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि वो नेचर को कैसे एक्सप्लेन करते थे। पुरानी सोसाइटी एक्सीडेंट जैसी चीज़ों को नहीं मानती थी। वो चीज़ों को ऐसे समझती थी कि उसमें भूत और जादू टोना शामिल होता था। जैसे हम आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कोई इंसान बुढ़ापे और बीमारी की वजह से मर गया, पर पुरानी सोसाइटी इस बात को मानने से इनकार कर देती थी। उनका मानना था कि कोई इंसान बुढ़ापे की वजह से नहीं मर सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो इनसे भी ज़्यादा सालों तक जिए हैं। और आप बीमारी से नहीं मर सकते क्योंकि दूसरे लोग उसी बीमारी से ठीक होकर बाहर निकले हैं। पुराने ज़माने के आदमी मौत को जादू टोना और आत्माओं के जरिए एक्सप्लेन करते थे। उस समय किसी जंग में मारा जाना ही सिर्फ नेचुरल मौत होती थी। हम ऐसी सोसाइटी को प्री लॉजिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि मॉडर्न लॉजिकल उनके आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि पुराने ज़माने के इंसान फालतू की बातें किया करते थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि उनका बातों को समझाने का तरीका हमसे अलग था। जैसे मान लीजिए कि आप जादू टोना और आत्माओं पर भरोसा करते हैं तो हर मौत जादू टोने की वजह से होती है। ये बात आपके लिए बिल्कुल लॉजिकल होगी। ये लॉजिकल रीजनिंग मॉडल्स और परंपराओं पर भी लागू होती है। प्राचीन सोसाइटी का मानना था कि किसी की परछाई पर पैर रखना बहुत बड़ा अपमान है। वहीं कुछ लोग मानते थे कि सील की चमड़ी को काटने के लिए लोहे के चाकू का इस्तेमाल करना पाप है। इसलिए हमारे मॉरल्स भी प्राचीन इंसानों को उतने ही फालतू लगते होंगे जैसे हमारा मानना कि अपनी टोपी को घर के अंदर रखना रूड होता है। पर अगर आप इसे लॉजिकल कैसे समझाएंगे? एक तरह से प्राचीन इंसानों के सुपर नेचुरल बातों के पीछे कुछ लॉजिक तो है। आइए मगरमच्छ के हमले का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि 3 औरतें नदी से पानी भरने गई। एक मगरमच्छ अचानक से छलांग लगाता है और बीच वाली औरत को नीचे खींच लेता है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप कहेंगे कि मगरमच्छ इंसान को खाता है और बीच वाली औरत को खींचकर ले जाना सिर्फ एक इत्तेफाक था। वहीं प्राचीन इंसानों का कहना है कि मगरमच्छ आमतौर पर इंसान का शिकार नहीं करते हैं, और ये सच है। मगरमच्छ का हमला करना बहुत रेयर होता है, तो इससे साफ है कि बीच वाली औरत पर हमला करने के पीछे कोई वजह जरूर होगी।
प्राचीन इंसान अपने फैसले उन फैक्ट्स के हिसाब से लेते थे जो उन्हें पता होते थे। यह फर्क सिर्फ इतना है कि वे चांस या इत्तेफाक पर भरोसा नहीं करते थे। प्राचीन इंसानों के हिसाब से नेचर में होने वाले हर एक्शन के पीछे साफ साफ कोई वजह होती है। किस बेसिस पर हम प्राचीन सोसाइटी की बताई गई सुपर नेचुरल बातों को मानने से इनकार करते हैं? हमारा कहना है कि सभी चीज़ों के पीछे नेचुरल वजह होती है। जैसे कि हो सकता है कि शायद वह मगरमच्छ बहुत भूखा हो। यहाँ तक कि जब हमें असली वजह नहीं भी पता होती है तब भी हमें भरोसा होता है कि इसके पीछे कोई नेचुरल कारण होगा। पर यह भरोसा सिर्फ एक मानी हुई बात से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह प्राचीन इंसानों के उस बिलीफ से बिल्कुल भी अलग नहीं है कि हर चीज़ के पीछे एक नेचुरल वजह होती है। हम तुरंत उन बातों को मानने से इनकार कर देते हैं जिनमें कोई इनविजिबल या ऐसा फोर्स शामिल हो जिसे हम एक्सप्लेन ना कर पाए। पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मॉडर्न फिजिक्स सही तरीके से ऐसे पावर्स को स्टडी करती है। इसलिए सही हालातों में हम सुपर नेचुरल एक्सप्रेशन को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक बार कार्ल जंग के पास एक औरत आई जो कि ग्लास टूटने की आवाज़ से एक रात उठ गई थी। जब उसने उठकर आसपास देखा तो उसने नोटिस किया कि उसके पास के टेबल पर रखा पानी का गिलास टूट गया था। आमतौर पर यह बात किसी को भी परेशान नहीं करेगी और उसी रात वो दोबारा एक नई गिलास के टूटने की आवाज़ से जाग गई थी। इसे उस औरत को भरोसा हो गया था कि उसके कमरे में कोई आत्मा घुस गई है। ये एग्जाम्पल साबित करता है कि मॉडर्न इंसानों भी सही हालातों में तुरंत ही पुराने तरीके की सोच की ओर चला जाता है। यह दिखाता है कि प्राचीन इंसान शायद आज भी मॉडर्न सोसाइटी में जिंदा है। नेक्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी एंड लिटरेचर। इंसान के माइंड से ही सभी तरह के साइंस और आर्ट का जन्म हुआ है। इसकी साइंटिफिक स्टडी को साइकोलॉजी कहते हैं। इसलिए जाहिर है कि साइकोलॉजिकल का लिटरेचर के साथ बहुत मजबूत कनेक्शन है। आर्ट के हिसाब से साइकोलॉजी के दो गोल होते हैं। पहला है आर्ट के बनने के पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बताना और दूसरा ये पहचानना कि वह क्या चीज़ है जो एक इंसान को कलाकार बनाती है। नॉवेल का साइकोलॉजिकल स्टडी करना लिटरेचर को जज करने से अलग होता है। इसमें कहानी की खूबसूरती और लिखने की क्वालिटी जरूरी नहीं होती। जो किताबें क्रिटिक्स को बेकार लगती है हो सकता है कि उसमें एक साइकोलॉजिकल बहुत इंटरेस्ट ले। आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट ऐसे बुक को स्टडी करते हैं जिसमें कैरेक्टर्स के बारे में पूरी तरह ना बताया गया हो। आप कैरेक्टर के दिमाग को सिर्फ तभी समझने की कोशिश कर सकते हैं जब ऑथर ने उसके बारे में पहले से न बताया हो। इससे अच्छे एग्जाम्पल है मॉबी डिक और शर्लक होम्स की कहानियाँ। ऐसी कहानियों को विजनरी नॉवेल कहा जाता है। जो सिचुएशन उसमें बताई गई होती है वो एक आम रीडर के लिए जानी पहचानी नहीं होती है। वो इंसानों के आम जिंदगी से इतने अलग होते हैं कि उनकी वजह से शॉक और कन्फ्यूजन होने लगता है। अक्सर आप सोचते रह जाते हैं कि कहानी का मतलब क्या है। एक साइकोलॉजिस्ट का कहना होता है कि विजनरी नॉवेल में किसी रहस्य को छुपाने की भावना जानबूझकर रखी जाती है। हो सकता है कि शायद ऑथर ने उस कहानी के पीछे की इंस्पिरेशन को छुपाने के लिए उसके मतलब को साफ साफ नहीं बताया है। हो सकता है वो बुरी घटनाएं बहुत ज़्यादा बुरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से हो। पर हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है कि आर्ट उसे बनाने के बारे में क्या कहता है। इसके बजाय हम उसके साइकोलॉजिकल वैल्यूज को जानने पर ध्यान देते हैं। तो अगर हम विजनरी आर्ट में ऑथर की पर्सनल एक्सपीरियंस के रोल को नज़रअंदाज कर देते हैं तो बाकी क्या बचता है। कई एग्जाम्पल्स ये दिखाते हैं कि बहुत सारे काम विजन से इंस्पायर्ड होती है। इसका मतलब होता है कि इंसान के मन में कोई ऐसी सोच या फीलिंग का होना जिसे साफ साफ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ये ऑब्जर्वेशन हमें यह बताता है कि इंसान का माइंड कुछ ऐसा नहीं है जो उसके ब्रेन में बंद है। ये किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तक जाने का रास्ता भी हो सकता है। हो सकता है कि जिस दुनिया के बारे में हम जानते हैं उसे आगे और भी ज़्यादा बड़ी कॉन्शियसनेस होती है। इसके सबूत हमें इंसानों के प्राचीन सभ्यताओं में मिलते हैं। उनमें से सभी किसी न किसी तरह का आर्ट बनाते थे। रोडेशियन किंगडम में गुफाओं में इंसानों और जानवरों की डिटेल में ड्राइंग बनाई गई थी, पर उनके साथ में एक अजीब सा निशान भी था
जो था एक सर्कल के अंदर 2 क्रॉस। यह अलग सा निशान विजनरी आर्ट का एक पुराना एग्जाम्पल है। ये बहुत से कल्चर में देखा जाता है, जिसमें तिब्बत की मोनेस्ट्री और क्रिश्चियन चर्च शामिल है। आज हम इस निशान को सन व्हील कहते हैं। हालांकि इन्हें व्हील की खोज होने से बहुत साल पहले की पेंटिंग्स में देखा गया है। इससे साफ है कि सन व्हील किसी तरह के साइकिक एक्सपीरियंस को बताने का तरीका है। प्राचीन कलाकार इन अजीब से निशानों का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि वो अपने विजन को बता नहीं पाते थे। इसमें इतने ज़्यादा डिटेल थे कि उन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। मॉडर्न विजनरी कलाकारों को भी इसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए कई ऑथर विजनरी आर्ट में अपनी बात को समझाने के लिए माइथोलॉजी यानी कि पौराणिक कथाओं का इस्तेमाल करते हैं। दांते अलिगियरी डिवाइन कॉमेडी में स्वर्ग और नरक की कल्पना का इस्तेमाल करते हैं। रिचर्ड वैगनर ने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए नॉर्म्स माइथोलॉजी की कहानियों का इस्तेमाल करके द रिंग लिखा था। साइकोलॉजी का साइंस सिर्फ अलग अलग विजन के एग्जाम्पल को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें आपस में कंपेयर कर सकता है। चलिए हम इन विजन के सोर्स को कलेक्टिव अनकॉन्शियस मान लेते हैं। यह माइंड का ऐसा स्टेट है जो सभी इंसानों में कॉमन है। कॉन्शियसनेस का जन्म कलेक्टिव अनकॉन्शियस से होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस के नेचर को समझने के लिए हम इंसान के माइंड को स्टडी कर सकते हैं। ये उन हालातों में मुमकिन हो पाता है जब कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता है। इसके एग्जाम्पल में सपने देखना, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना और पागलपन शामिल है। ऐसे सिचुएशन में हम प्राचीन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के फीचर्स दिखाते हैं। पर कलेक्टिव अनकॉन्शियस क्या काम करता है? लिटरेचर कुछ स्टडी करने से हमें पता चलता है कि विजनरी आर्ट कॉन्शियस माइंड को बैलेंस करने के लिए या उसके खिलाफ काम करने के लिए होता है। पर विजन सिर्फ ऑथर के कॉन्शियसनेस के खिलाफ नहीं होता है। इंसानों के हिस्ट्री में हर युग के अपने यूनिक वैल्यूज हैं। ये मॉरल सही भी हो सकते हैं और गलत भी, पर ये लोगों की नॉलेज तक लिमिटेड होते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस इस लिमिट को खत्म करने का गोल रखता है। ये पोएट, नॉवेल राइटर्स और फिलोसोफर्स के जरिए हमें अपनी बात बताता है। नेक्स्ट चैप्टर है द स्पिरिचुअल प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न मैन। साइंस तब तक प्रोग्रेस नहीं करता है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे रोमन लोगों के पास स्टीम इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी थी, पर वह उस नॉलेज का इस्तेमाल सिर्फ खिलौने बनाने के लिए करते थे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए बड़े और ज़्यादा पावरफुल इंसानों की ज़रूरत थी। इसलिए रोमन लोगों की खोजी हुई टेक्नोलॉजी 18वीं सदी में जाकर के काम आए। साइकोलॉजी का साइंस भी ऐसे ही सिचुएशन में काम करता है। इंसानों के हिस्ट्री में ज़्यादातर समय लोग इंसान के माइंड को स्टडी करने में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। हालांकि 20वीं सेंचुरी से लोगों का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। इससे पता चलता है कि किसी तरह की स्पिरिचुअल ज़रूरत को पूरा करने के लिए माइंड को स्टडी करने की ज़रूरत है। इस स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन की सबसे नज़दीकी वजह है दोनों वर्ल्ड वॉर। पास्ट में लोगों को अपनी काबिलियत पर भरोसा था। कुछ लोग मॉरली सही थे, वहीं कुछ जो इस बात से इनकार करते थे उन्हें गलत माना जाता था। पर वर्ल्ड वॉर की घटनाओं ने हम सभी को सिखा दिया कि हम सभी बुरे हो सकते हैं। इसलिए मॉडर्न इंसानों ने शांति और एकता से भरी दुनिया बनाने की सारी उम्मीदें खो दी हैं। उन्होंने गवर्नमेंट की काबिलियत पर डाउट करना शुरू कर दिया है। वो दुनिया के बजाय खुद को सुधारने के बारे में चिंता करने लगे हैं। प्राचीन इंसानों के लिए दुनिया बहुत सिंपल थी। उनका मानना था कि धरती एक फिक्स जगह पर है और सूरज हर रोज उसे रोशनी देने के लिए आता है। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि वे सभी भगवान के बच्चे हैं और स्वर्ग ही उनकी मंजिल है। तब खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता साफ था और उसे फॉलो करना आसान था। पर नेचुरल साइंस ने इंसान के कई सपनों को खत्म कर दिया है। ऐसे सिंपल जिंदगी अब एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं लगती है। इसके बजाय हमने सिक्योरिटी, काइंडनेस और समाज सेवा जैसे प्रिंसिपल्स पर विश्वास करना चुना है। एक तरह से हमारे माइंड में बुराई के होने के बारे में पता होना अच्छी चीज़ भी है। अब हम मान सकते हैं कि हमने इंसान के पापों को जड़ को ढूंढ लिया है, तो अब हम इसे कंट्रोल करने के लिए या ख़त्म करने के लिए एफर्ट लगा सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को सुधार लेते हैं तो आप दुनिया में बुराई के एक छोटे से हिस्से को कम कर देंगे।
साइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेना इंसान के माइंड को स्टडी करने तक लिमिटेड नहीं है। ये उन सभी फील्ड में फैला हुआ है जो खुद को साइकिक बताती है। एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिज्म आज की तारीख में इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि जितना हिस्ट्री के किसी भी पॉइंट पर कभी भी नहीं थे। इन फील्ड्स की खोज दूसरे जरूरी हिस्टोरिकल माइलस्टोन से जुड़ी हुई है। 15 से 17 सेंचुरी के बीच के समय को डिस्कवरी का युग माना जाता है। उस समय सेलर दुनिया के हर कोने में जाकर एक्सप्लोर करते थे, पर आज डिस्कवरी का युग खत्म होने को आ गया है। अब दुनिया के मैप पर कोई भी जगह खाली नहीं बची है। तो नेचुरली इंसान अपने खुद के अंदर की उन चीज़ों को तलाश करने लगा जिनके बारे में उसे पता नहीं था। हमारा युग इंसान के माइंड में क्या छिपा है इसे ढूंढने से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट हर थॉट के पीछे के अनकॉन्शियस फोर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर उन शक्तियों को ढूंढ रहे हैं जो इंसान के कॉन्शियसनेस से ऊपर है और हमारी जिंदगी पर असर करती है। साइकिक स्टडी पर नए नए फोकस की वजह से धार्मिक स्पिरिचुअलिटी कम हो गई है। लोग अब उन मोरल्स की इज्जत नहीं करते हैं जो भगवान ने बनाए थे। वे इन रूल्स को ऐसे देखते हैं कि स्वभाव से दुष्ट इंसानों के लिए इन इच्छाओं को पूरा करना मुमकिन नहीं है। भगवान को न मानने का रिजल्ट ये हुआ है कि लोग दुनिया से भी संतुष्ट नहीं हैं। ये अब कोई डिवाइन या सुंदर क्रिएशन नहीं रही है, बल्कि सिर्फ आत्माओं के लिए आराम करने की जगह के जैसे बन चुकी है। कुछ लोग दुनिया के लिए और शायद अपने लिए भी अपने अंदर के प्यार को खो चुके हैं। मटेरियल वर्ल्ड को रिजेक्ट करना साइकोलॉजी के अलावा भी कई फील्ड में होता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी और मॉडर्न फिजिक्स एटम के बारे में कैसे बताती है, इस बारे में सोचिए। यहाँ तक कि साइंस भी हमें बताती है कि फिजिकल वर्ल्ड असली नहीं है। नेचर में कुछ भी फिक्स्ड या तय नहीं है, इसलिए लोग अपने कॉन्शियस का मतलब समझकर सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अब वो मोर जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। तो इस समरी में हमने कार्ल जंग के द्वारा लिखे गए 6 एस्से के बारे में बात की है। सबसे पहले आपने सपनों के बारे में जाना। ये आपके अनकॉन्शियस माइंड के बात करने का तरीका है। सपने आपके कॉन्शियस माइंड के बिना लॉजिक फैसले के खिलाफ जाते हैं। उन्हें किसी रूल के हिसाब से नहीं समझा जा सकता है। आपके सपनों में मिलने वाले सिंबल का आपके लिए कोई यूनिक मतलब होता है। इसे समझना तब ज़्यादा असरदार होता है जब आप सपनों को लगातार एक सीरीज में स्टडी करते हैं। इसलिए सपनों के लिए एक जर्नल का इस्तेमाल करें। दूसरा, आपने पर्सनैलिटी के टाइप्स के बारे में कार्ल जंग की थ्योरी को जाना। ये इस बात के हिसाब से होता है कि लोग चैलेंजेस आने पर उसका जवाब कैसे देते हैं। सभी लोग इन दोनों में से किसी एक तरह के एटीट्यूड रखते हैं, जो है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। पर ये इंसानों के सभी तरह के बिहेवियर के बारे में नहीं बता सकता है। इसके लिए 4 फंक्शंस के बारे में भी हमें जरूर स्टडी करनी चाहिए, जो है थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग यानी कि महसूस करना एंड इंट्यूशन। तीसरा, आपने लाइफ के स्टेजेस के बारे में जाना। इन्हें हम उन अलग अलग तरह की प्रॉब्लम के हिसाब से जानते हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। लोगों को बचपन या बुढ़ापे में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि तब वे दूसरों पर डिपेंडेंट होकर रहते हैं। जवानी में हम जवानी की डिमांड को पूरा करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। बीच की उम्र में जवानी को छोड़ना और अपनी स्पिरिचुअल जिंदगी पर ध्यान देना ही चैलेंज होता है। चौथा, आपने प्राचीन इंसानों की साइकोलॉजी के बारे में जाना। मॉडर्न और प्राचीन सोसाइटी के बीच सबसे बड़ा अंतर अंधविश्वास का है। हमें हर चीज़ के लिए लॉजिकल वजह चाहिए होती है। प्राचीन इंसान प्री लॉजिकल थे और आसानी से अंधविश्वास से भरा एक्सप्लेनेशन बना लेते थे। हालांकि सही हालातों में मॉडर्न इंसान भी प्री लॉजिकल बन जाते हैं। पांचवा, आपने लिटरेचर के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में जाना। ये खास तौर पर विजनरी आर्ट्स के लिए जरूरी होता है। कई अलग अलग कल्चर और ऑथर अनजाने में एक ही जैसे सिंबल को अपने काम में इस्तेमाल कर रहे थे। कलेक्टिव कॉन्शियस से उन्हें एक जैसा विजन मिलता है। ये हमें हमारे कॉन्शियसनेस से आगे ले जाने के लिए आर्टिस्ट के जरिए हमसे बात करता है। छठा, आपने इंसान के मॉडर्न स्पिरिचुअल प्रॉब्लम के बारे में जाना। वर्ल्ड वॉर से हमें पता चला कि हम सभी के अंदर हमारी आत्मा में बहुत सारी बुराई छुपी हुई है। नेचुरल साइंस ने उन सभी सुख सुविधाओं को छीन लिया है जो हमें धर्म से मिलती थी।
अब हम साइकोलॉजी के जरिए इंसान के माइंड को समझने का गोल रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें वो विश्वास दिलाएगा जो साइंस नहीं दिलाता है। इंसान का माइंड एक पावरफुल टूल है, पर कई लोगों को ये पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इस समरी ने हमें बताया कि हमें अपनी पर्सनैलिटी और लाइफ के स्टेज के हिसाब से ढलना शुरू कर देना चाहिए। आपने अनकॉन्शियस की पावर और ये आपको कैसे रास्ता दिखाता है इस बारे में भी जाना। अपनी आत्मा के रहस्य को समझने के लिए इस नॉलेज का इस्तेमाल करें। गहरा और सार्थक जीवन जीने के लिए अपने अंदर देखिए। बहरहाल इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कितनी प्रोफाइंड, कितनी गहरी बातें हमें अपने ही बारे में जानने को मिली है। इस समरी को बार बार सुनिए और सुनने के बाद विचार कीजिए, मंथन कीजिए और जो कुछ भी बेस्ट निकलता है उसे अपने लिए न केवल अपनाइए बल्कि इम्प्लीमेंट भी कीजिए। इस समरी का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ये जानने की मेरे अंदर इच्छा जरूर रहेगी। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन से सुनना चाहते हैं, आप हमें ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नए बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल, सुनते रहिए समरी फॉर यू। जय हिंद, जय भारत।